हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप इस चैनल का कंप्लीट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको इस चैनल को प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। आप जैसे इस चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट आ जाएंगी। मैंने यहाँ 10th, 11th, 12th क्लास के लिए फ़िज़िक्स लेक्चर और साथ ही बीएससी बीटेक के लिए भी फ़िज़िक्स लेक्चर एंड फ्री पीडीएफ नोट्स विद एक्सपेरिमेंट्स यहाँ मैंने अपलोड किए हुए हैं। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें हम एक डेरिवेशन परफॉर्म करेंगे जो है किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डेरिवेशन परफॉर्म करने से पहले सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इसका डायग्राम। तो सबसे पहले हमें कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव है, तो यहाँ पर हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये -Q और ये +Q, ये बना विद्युत द्विध्रुव। और दोनों के मध्य की दूरी क्या लेते हैं, दोनों के मध्य की दूरी ये -Q है, ये +Q, और दोनों के मध्य की दूरी हम लेते हैं 2L। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमें दोनों की दूरियों को मध्य बिंदु से आधा आधा करना हो, जैसे ये मुझे O से -Q तक की दूरी L चाहिए और O से +Q तक की दूरी भी मुझे L चाहिए, तो मैंने दोनों की दूरी 2L ले ली ताकि डेरिवेशन में मैं हाफ ऑफ कर सकूं, तो मैं L ले सकूं। ये बात क्लियर हो गई। आप चाहें तो L ले सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप 2L ले सकते हैं, तो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, तो पहली बात अक्षीय रेखा क्या होती है, अक्षीय बिंदु क्या होता है। तो ये -Q आपको दिख रहा है, ये +Q आपको दिख रहा है। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये रेखा, ये अक्षीय रेखा है, और इसी के अनुदिश हम आगे बढ़ेंगे, इसी रेखा को हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये जो पूरी आपको दिख रही है रेखा, ये पूरी अक्षीय रेखा है। तो मान लीजिए ये एक बिंदु हमने लिया P बिंदु, ये P बिंदु कहाँ लिया हमने, अक्षीय रेखा पर, और इस P बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जिस बिंदु पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहाँ हम एक परीक्षण आवेश रखते हैं। तो यहाँ हमने P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया, क्योंकि हमें P बिंदु पर अक्षीय रेखा पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है, ठीक है। और मानते हैं कि ये P बिंदु इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर स्थित था। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो ये जो P बिंदु P है, ये विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है। तो इतना डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब क्या होता है, अब ये +Q भी, अब हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, ये परीक्षण आवेश जिस दिशा में जाता है वो ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं +Q के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी। तो +Q क्या करेगा, इस Q0 को प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर, ओके। तो +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई ये, तो मैं लिख देता हूँ E वेक्टर +Q। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। अब बात करते हैं -Q के कारण। तो -Q क्या करेगा, -Q इस Q0 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो -Q ये Q0 को ऐसे खींचेगा, तो -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये हो गई। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। अगर मैं अब डायग्राम फिर से बनाऊं तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूं, ऐसे समझा सकता हूं, देखिए। अगर मैं डायग्राम फिर से बनाऊं तो ये देखिए -Q, ओके, ये +Q, ये मध्य बिंदु, और ये मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर हमें निकालना है, R दूरी पर, तो ये एक P बिंदु मान लीजिए। तो यहाँ पर +Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर, और ये होगी E वेक्टर +Q, और -Q के कारण कहाँ होगी, इधर, ये होगी E वेक्टर -Q। तो इतना आपको क्लियर हुआ? ओके। और आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ होती है, -Q से +Q। ओके। तो अब हमने हमारी थ्योरी में चलते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसका, यहाँ पर ऐसे लिखिएगा थ्योरी, माना एक विद्युत द्विध्रुव
जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है। क्लियर हुआ? हमें इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है। तो ये डायग्राम आप ये देखिए, डायग्राम कैसे बनाया मैंने। हाँ, तो इस अगर डायग्राम में आप देखोगे तो ये बिंदु कौन सा है? P बिंदु, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये प्लस क्यू ये रहा और ये रहा माइनस क्यू। ओके, अब प्लस क्यू, अच्छा दूरियां देख लो, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी? 2L। तो आधी आधी दूरी कितनी हो गई? LL। मध्य बिंदु से लेकर P तक की दूरी कितनी हो गई? R। क्लियर हुआ? अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पता है, क्या होता है? KQ/R²। R क्या होती है? दूरी होती है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है और जिस आवेश के कारण निकालना है उससे। तो अगर हमें प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है, प्लस क्यू के कारण P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो प्लस क्यू और P के बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ से यहाँ पूरी दूरी कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक R, ये देखिए R है। अगर मैं R में से इतनी दूरी माइनस कर दूँ, L माइनस कर दूँ, तो ये कितनी बचेगी? R माइनस L। समझिए, फिर से समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी? R है। हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ये दूरी। तो ये पूरी R है, तो हम क्या कर सकते हैं? R में से इतना माइनस कर दें, तो ये क्या है? L है। अगर मैं R में से इतना L माइनस कर दूं तो ये मेरे पास कितना बचेगा? R माइनस L। ये क्लियर हुआ आपको? तो प्लस क्यू से P की दूरी आपको क्लियर हुई, R माइनस L। ये देख लीजिए आराम से। ओके, अब हम देख रहे हैं माइनस क्यू से P तक की दूरी को, माइनस क्यू से P तक की दूरी को। अब आप देखिए, माइनस क्यू से P तक की दूरी, पहले माइनस क्यू से हम O तक जाएंगे, या हम P से O तक जाएंगे, फिर हम O से माइनस क्यू तक जाएंगे। ये देखो, ये हो गई माइनस क्यू से P तक की दूरी। देख लिया आपको, दो पार्ट में हमने कवर कर दी। एक तो हम पहले P से गए O तक, फिर O से गए माइनस क्यू तक। तो ये डिस्टेंस कितनी है? L, और ये कितनी है? R। तो ये दूरी हो गई R प्लस L। अब आप देखिए, माइनस क्यू की P से दूरी कितनी है? माइनस क्यू की P से दूरी है R प्लस L, और प्लस क्यू की P से दूरी है R माइनस L। तो ये क्लियर हुआ आपको चीज़? ओके, तो अब माइनस क्यू की दूरी पता लगी हमें, R प्लस L, प्लस क्यू की पता लगी R माइनस L। अब सुनते रहना, अब हमें सबसे पहले प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? स्रोत आवेश के कारण KQ/R² होता है। तो यहाँ पर हमें प्लस क्यू के कारण निकालना है, तो देखिए KQ/R। अब प्लस क्यू की P से दूरी कितनी है? R माइनस L। तो R की जगह हमने लिख दिया R माइनस L। क्लियर हुआ आपको? ये देखिए डायग्राम में, प्लस क्यू की P से डिस्टेंस कितनी है? R माइनस L। तो हमारे पास हो गया R माइनस L का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने दिशा भी बतानी है, डायरेक्शन भी बतानी है। तो आप देखिए, हम कंपेयर करते हैं डायरेक्शन को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में है माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर, ये देखिए विद्युत द्विध्रुव इधर जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और हमारा E वेक्टर प्लस क्यू की दिशा भी इधर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के समान है। तो यहाँ पर हमने इसलिए P कैप लगाया। P कैप मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए एकांक सदिश। तो हमारी E वेक्टर प्लस क्यू की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के समान है या दिशा की ओर है। अब हम देखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहाँ पर देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण, अब हम माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। तो अब देखिए, माइनस क्यू से पहले P तक की दूरी कितनी है? R प्लस L। फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R²। तो ये देखिए, तो यहाँ पे लिखूँगा माइनस क्यू के कारण है, तो यहाँ पे लिखूँगा E वेक्टर माइनस क्यू। फॉर्मूला है KQ/R², R की जगह हम लिखेंगे R प्लस L। अब दिशा,
अब दिशा देखनी है, ये देखिए ई वेक्टर माइनस क्यू की दिशा मैंने आपको बताई थी, ये है, इधर है, और हमारे द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं हमारी विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। तो विपरीत के लिए हम माइनस चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। विपरीत के लिए देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। तो ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। अब हम यहाँ पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना चाहते हैं। ये क्लियर हो गया ना आपको स्टेप? ये माइनस यहाँ पर माइनस क्यू के कारण, मतलब ऐसे नहीं है कि माइनस क्यू है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, ये दिशा से लगाया मैंने, डायरेक्शन से लगाया, क्योंकि माइनस क्यू से प्लस क्यू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये थी और हमारे ई वेक्टर माइनस क्यू की दिशा इधर थी। तो हमने यहाँ पर ये बताया कि ई वेक्टर माइनस क्यू की वैल्यू तो ये है, लेकिन इसकी डायरेक्शन पी कैप की डायरेक्शन या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। ये विपरीत के लिए यहाँ पर माइनस आया है। क्लियर हो आपको ये? अब हम ई वेक्टर प्लस क्यू, अब हम कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम क्या करेंगे, ई वेक्टर प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोनों कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ई वेक्टर प्लस क्यू प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू। ओके। अब ओके, तो यहाँ पर देखिए ये स्टेप को आप काट दीजिए, ये स्टेप सही नहीं है। तो आप देखिए कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर प्लस क्यू प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू। अब ई वेक्टर प्लस क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, प्लस क्यू की के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर। आगे क्या था, पी कैप माइनस माइनस, यहाँ पर एक बार प्लस ही लगा दीजिए। मैं एक बार इस स्टेप को फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आपको ये स्टेप क्लियर होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले ई वेक्टर प्लस क्यू लिखते हैं। ई वेक्टर प्लस क्यू की वैल्यू कितनी, के क्यू अपॉन में आर माइनस एल स्क्वायर, और आगे क्या था, पी कैप, तो मैंने लगा दिया पी कैप, प्लस ई वेक्टर माइनस क्यू। ई वेक्टर माइनस क्यू की वैल्यू कितनी थी, के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया था माइनस पी कैप, आ गया था ना माइनस पी कैप। ओके। अब अगर मैं पी कैप को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ई वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा के क्यू। अगर के क्यू को भी कॉमन ले सकता हूँ वैसे मैं, ठीक है। तो मैं उस स्टेप में आने के लिए एक बार, जैसा कि नोट्स में है तो वो आपको क्लियर करा रहा हूँ, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो माइनस है, ये माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस से, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्लियर हुआ? यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा पी कैप, क्योंकि पी कैप यहाँ से भी और यहाँ से दोनों से कॉमन आ गया। अब ये आपको स्टेप क्लियर हुआ? ओके। तो ये देखिए ये पी कैप आ गया कॉमन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम के क्यू को भी कॉमन ले लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए हमने के क्यू को भी कॉमन ले लिया, तो के क्यू आ गया बाहर और ब्रैकेट में रह गया 1 अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर हुआ आपको इतना? ओके। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम एलसीएम लेते हैं। तो अपॉन में क्या क्वांटिटी है, आर माइनस एल और आर प्लस एल, और इन दोनों का होल स्क्वायर है। तो एलसीएम के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस एल मल्टीप्लाई आर प्लस एल क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, तो हम इस होल क्वांटिटी पे भी स्क्वायर लगा देंगे। तो ये इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया वो कितना आया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए अब ये क्वांटिटी जाएगी इधर, कैल्शियम करना आता है सबको, और ये क्वांटिटी जाएगी इधर। तो यहाँ पर आ जाएगा आर प्लस एल स्क्वायर, माइनस साइन बीच में पड़ा है, माइनस लग गया, और इधर आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ बाहर ब्रैकेट के बाहर पड़ा है हमारे पास पी कैप। ठीक है, ये तो पड़ा ही है। अब आगे देखिए, अब यहाँ से होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस, यहाँ भी आ गया माइनस। अब यहाँ पर है आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। क्लियर हुआ आपको ये? ओके, क्योंकि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये आ गया पी कैप। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, और अपॉन में कितना है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके। अब देखिए,
अब यहाँ पर जो मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की तो ये आर स्क्वायर भी हो गया नेगेटिव, ये एल स्क्वायर हो गया नेगेटिव, और ये माइनस 2RL था, ये माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद बन गया प्लस 2RL। अब देखिए आर माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस एल स्क्वायर से प्लस एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL प्लस 2RL हो गया हमारे पास 4RL। तो ये स्टेप आप देखिए 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाहर ब्रैकेट के बाहर हमारे पास पी कैप। इतना क्लियर हो आपको? ओके। अब हमने एक बात बताई थी कि द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव की परिभाषा से माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी बहुत ही अल्प होती है। इसका मतलब 2L बहुत अल्प होती है, तो इसका आधा अगर हम L लें तो वो तो और भी कम आएगा। और कोई भी अल्प राशि, जैसे अल्प राशि हम मान लेते हैं L की वैल्यू है 0.1 और R जो कि मध्य बिंदु से दूरी है वो मान लीजिए 2 मीटर है। ये 0.1 मीटर और ये 2 मीटर है। तो अगर हम 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.01 मीटर। 0.01 मीटर, इसका मतलब हम छोटी क्वांटिटी का अगर स्क्वायर करते हैं वो हमारे पास और भी छोटा आती है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में एल स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के सामने बहुत छोटी है। ठीक है, आर स्क्वायर बहुत बड़ी है एल स्क्वायर से, तो इसलिए हम एल स्क्वायर को नगण्य ले लेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव के परिमाण से, जो अब परिभाषा से, यहाँ पर हम लिखना है परिभाषा से 2L अल्प होता है, अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य लेने पर, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा केवल आर स्क्वायर और यहाँ पर आ रहा है इसका होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास R4। तो ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये क्या हो गया हमारे पास R4, और 4RL को हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2RL। क्लियर हुआ इतना आपको? ओके। अब आगे देखिए, तो ये स्टेप आपको क्लियर हुआ कि हमने 4RL को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2RL। ओके। अब देखिए ये KQ, अब हमें क्या करना है, देखिए हमें एक क्वांटिटी पता है कि Q.2L होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। तो यहाँ से हम एक Q लेंगे, ये देखिए Q, ये हम लेंगे 2 और यहाँ से हम लेंगे L। ठीक है, तो ये देखिए Q2L, इसकी जगह हम क्वांटिटी बना देंगे P। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। तो ये देखिए K, इस स्टेप के बाद देखिए हमने लिया एक K, Q, 2L और बचा 2। ये देखिए R4 से एक R कैंसिल, तो नीचे आ गया हमारे पास R3। तो ये आपको स्टेप क्लियर हुआ आपको? ओके। तो Q.2L की जगह हमने लिख दिया P, जो कि होता है हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये बन गया KP, आगे P क्या पढ़ा ही है, तो ये लिख जाएगा 2KP अपॉन R3 P कैप। क्लियर हो आपको इतना? तो ये हमारे पास आ गया है किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक चीज़ और होती है कि एकांक सदिश का सूत्र होता है हमारे पास सदिश बट्टा सदिश का परिमाण। तो अगर यहाँ से हम P वेक्टर की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी PP कैप। तो यहाँ पर आप देखिए PP कैप की जगह हम लिख सकते हैं P वेक्टर। तो ये हमारे पास आता है इस डेरिवेशन का आंसर। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।